नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे मतदान व्यवहार का अर्थ किसे कहते हैं, और इसके अंदर एक टॉपिक है हमारा वोटिंग व्यवहार के निर्धारण तत्व। ठीक है, और मेन जो हमारा फोकस रहेगा आज की वीडियो में वो रहेगा निर्जातीय इस वर्ड के ऊपर। अगर हमें ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया तो इस शब्द से रिलेटेड किसी भी दूसरी किताब में कोई भी टॉपिक दिया होगा तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद की जो टॉपिक है वो काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आज की वीडियो में फोकस करेंगे ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाए, और आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी के से सॉरी भी कहना चाहेंगे कि वीडियोस बहुत डिले आती है। हाँ, उसके कुछ रीजंस हैं, चलो छोड़ो, कभी बात करेंगे। अगर किसी वीडियो में आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं या तो उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा या तो उसको डिलीट ही कर दूंगा अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, वॉइसिंग की कैसी भी। ठीक है, आपको लगता है कि उसको हटा देना चाहिए तो मैं उसे हटा दूंगा। ओके, तो आप कमेंट कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले में लिखा क्या है, मतदान के समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का जो मनोभाव होता है, यानी कि एज वोटिंग टाइम जब कोई वोटर्स वोट देने जाता है ना, तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है कि वो किसको वोट दे और किसको ना दे, यानी किसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी कि किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, किसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उसके मन में ऐसी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वोटिंग बिहेवियर, यानी कि मतदान व्यवहार, जिसकी वजह से कोई पार्टी उसका वोट या तो प्राप्त कर लेती है या तो खो देती है। ठीक है, जैसा वो फील करता है उस टाइम। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा कोई भी कारक जो किसी मतदाता के मतदान के समय के व्यवहार को तय करता है, यानी कि जब कोई वोटर वोट देने जा रहा है, ऐसे कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई पार्टी उसका वोट हासिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये है कहने का मतलब। आगे भी देख लो। ठीक है, व्यक्तियों के ऐसे समूह को, अब ये तो वोटिंग बिहेवियर हमने समझ लिया, लास्ट क्लास में भी आपने समझ लिया होगा। अब हम निर्जातियों का समझेंगे। ठीक है, व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को निर्जातीय स्तर भी परिभाषित किया जाता है, वह स्वयं या दूसरे के द्वारा यह समझे जाते हैं कि उनमें कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो अन्य समाज से अलग करती है। कहने का मतलब यह है, जो ये समूह है ना, जो कम्युनिटी है, वो ऐसा फील करती है कि इनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं या जो दूसरों से उन्हें अलग करती है कहीं ना कहीं चीज़ें। ठीक है, इस समूह का अपना एक अलग विशेष सांस्कृतिक व्यवहार होता है। ठीक है, इस समूह का अपना एक अलग विशेष सांस्कृतिक व्यवहार होता है। ठीक है, देखो ये नस्ल के आधार पे तो सब सेम है, लेकिन इनकी कुछ अपनी विशेषताएँ, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कल्चर इस हिसाब से है, इनका रहन सहन इस हिसाब से है कि ये अपने आप को समाज से अलग दिखते हैं। ये ईजिली इनको आइडेंटिफिकेशन करा जा सकता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कभी कभी नस्ल या निर्जातियों को भी एक ही समझ लिया जाता है। ठीक है, निर्जातीय और नस्ल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु ये दो भिन्न धारणाएं वास्तव में निर्जाति शब्द के रचना नस्ल शब्द के विरोध में हुई है। कहने का मतलब है तो हम एक जैसे हाथ पैर हमारा सब कुछ सेम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जो समूह के लोग हैं इस चीज़ें से सेपरेट करते हैं कि हम औरों से अलग हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए निर्जातीय समूह का वर्गीकरण किया गया है। आप इसको समझो तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है ये, बट सब थोड़ा सा अटपटा सा है ये। निर्जातीय समूह का वर्गीकरण। पहला है धार्मिक आधार पर गठित निर्जातीय समूह। ठीक है, जैसे धार्मिक आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि धर्म से संबंधित व्यक्तियों को निर्जातीय समूह कहते हैं। यानी रहते तो एक ही जगह हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इन सब का जो कल्चर है, जो डेली एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से इनको निर्जातीय समूह की कैटेगरी में कहा जाता है। आई होप आपको अब ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि कहीं ना कहीं डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो एक दूसरे को इनमें अलग करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आचार व्यवहार, रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन, संस्कृति आदि
से एक दूसरे से लगभग अलग हैं, इसलिए ये अपने आप को दूसरे धार्मिक समुदाय से पृथक रखते हैं, इसलिए इन्हें निर्जातीय समूह कहा गया है। ठीक है, समझ रहे हो? इसको ऐसा डेफिनेशन भी आप निर्जातीय के समूह की यूज़ कर सकते हो। चलो, अब दूसरा भाषा पर आधारित निर्जातीय समूह। ठीक है, एक ही क्षेत्र है लेकिन लैंग्वेज, रहन सहन, डेली लाइफ की कुछ ऐसी एक्टिविटी जो इनको दूसरों से अलग बनाती है, वो निर्जातीय समूह की कैटेगरी में काउंट करे जाते हैं, मतलब उनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, निर्जातीय समूह की उत्पत्ति में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा पर आधारित समूह जैसे कि बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी आदि को निर्जातीय समूह कहा जा सकता है, क्योंकि भाषा समूह के लोग अपने आप को इन निर्जातीय समूह से जुड़ा हुआ मानते हैं कि भाई मैं तो अलग लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, वो अलग करता है, भले हम एक ही इलाके में, लेकिन नहीं, हमारे अंदर के डिफ्रेंशिएट है, तो हम थोड़ा निर्जातीय समूह की इस कैटेगरी में इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारे विश्व में फैले हुए सिख अपने आप को सिख धर्म, पंजाबी संस्कृति, पंजाबी भाषा, पंजाब से जुड़े हुए हितों को अपने से संबंधित मानते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई इंडियन पंजाब है, कोई दूसरे देश में भी कहीं रह रहा हो, तो पंजाब में कुछ हो रहा हो, तो हाँ अपने आप को वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? कनेक्शन रहता है हर इंसान का, भले वो कहीं दूसरी जगह भी रह रहा हो, लेकिन उससे रिलेटेड, उसकी कल्चर से रिलेटेड कोई पर्सन कहीं और रह रहा हो, उसके साथ कैसा भी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा आप खुले दिमाग से सोचोगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएगी कि निर्जाति शब्द का मतलब है क्या। अब आता है जाति पर आधारित निर्जाति समूह। कुछ समाजशास्त्री जातियों एवं जनजातियों पर आधारित समूह को भी निर्जातीय समूह में शामिल करते हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के सदस्य अपने आप को किसी विशेष जाति जनजाति से संबंधित मानते हैं और अपने आप को दूसरे से अलग रखते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि दलित आप सबको पता है, 4 वर्ग वैसे बांटे गए थे, ये सब चीज़ें आपको पता है कि प्राचीन टाइम से ही अपने आप को सेपरेट कर रखा है। ठीक है, समझ रहे हो कि तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो गए, एक धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, एक कास्ट के आधार पर, और फोर्थ है कबीले के आधार पर भी है कि समाजशास्त्रियों का एक ऐसा समूह कबीलों को भी निर्जाति समूह में शामिल करता है। ये कबीला अपनी नस्ल, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर अपने आप को अन्य कबीलों से पृथक रखते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत टाइम से अपने इलाके में ही रह रहे हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो अन्य लोगों को नहीं आने देते हैं। उत्तर पूर्वी का भी आपको एक ऐसा एक एग्जाम्पल मिलेगा, टेंशन ना लो। इस तरह के कबीलों में हम बेबीलोन में रहने वाले यहूदी कबीलों को भी शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, कानून और परंपराओं द्वारा ऐसी संस्कृति विकसित कर ली जो उन्हें एक साथ बांध कर रखती है। समझ रहे हो? जैसे हमारा कल्चर है, हम पुराने अपने ग्रंथ देख लें, आदि पुरुष आई जैसे कि मूवी, जैसे गड़बड़ मचा दी इन लोगों ने ना, हमारे कल्चर के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव है भाई, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, हद से ज़्यादा होगी ये चीज़ें ना, इसको हटाया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी कि लोग एक धर्म के आधार पर हो गया, भाषा के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर हो गया, अपने कबीले, अपने इलाके के आधार पर भी हम निर्जाति समूह की कैटेगरी को डिफाइन किया जा सकता है कि भाई ये तो हमारा इलाका है, हम पुराने टाइम से हमारी पुश्तें यहाँ रहती आ रही हैं, हम किसी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले वो रहता हो लेकिन हम पूर्ण रूप से उसका समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी मेंटेलिटी भी यहाँ की देखी जाती है। ओके, चलिए अब हम बुक की तरफ चलते हैं। अपनी बुक्स पे आ गए हैं। ठीक है, और बुक्स पे आने के बाद ये हमारा वोटिंग व्यवहार के निर्धारण तत्व में निर्जातीयता भी ये शब्द आ गया है। चलिए, लेकिन हमें यहाँ से पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये हमारे इसमें, तो हम यहाँ से इसका स्टार्ट करते हैं। वर्डिंग आपको समझ आ गई होगी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चंद्रा 2000, देखो चंद्रा 2000 इन्होंने एक बात लिखी थी कि अनुसार उत्तर भारत में, यानी कि कहा जा रहा है पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है, पूरे टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि चंद्रा 2000 में ये बताया गया कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी जो की स्थापना हुई थी, एक निर्जातीयता पर आधारित पार्टी थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उदय दलितों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक आंदोलन से हुआ था, यानी कि कास्ट से रिलेटेड हुआ था, कास्ट इसके अंदर था, और इस पार्टी की जो उत्पत्ति हुई
ऐसा अपने एक सेपरेट स्पेशल कम्युनिटी के आधार पर हुई थी। बाद में ये वर्ग इस पार्टी का प्रमुख जनाधार बन गया। ठीक है। चंद्रा निर्जातीय पार्टी को परिभाषित करते हुए लिखती हैं कि ये पार्टी प्रमुखता निर्यातित समूह के हितों की बात करती है। ऑब्वियसली बात है, जिसके आधार पर इस पार्टी का जन्म हुआ है तो उसके हितों की बात तो होगी होगी। उनका मानना है कि बीएसपी का समर्थन प्रमुख रूप से दलितों वर्ग करता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम इस पूरी पार्टी के अंदर जो जितने भी वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो एक ही कम्युनिटी से हैं, और जो नेता है वो भी एक कम्युनिटी का है, और जो प्रॉब्लम्स ये समाज जो फेस कर रहा है उसी से रिलेटेड बातें करी जा रही है। तो सीधी सी बात है, स्पेशल प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ठीक है। और इस निर्जातीयता पार्टी के अंदर 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली है, इसमें एक समूह का निर्माण किसी मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर होता है। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, धर्म, जाति कोई सा भी हो सकता है, मेन यहाँ पे जाति लिया गया है। यह समूह के सदस्यों को लामबंद करती है। लामबंद का मतलब होता है संगठित, यानी कि जोड़ के रखती है, तथा समूह को बाहरी लोगों को लामबंद नहीं करती, यानी बाहर के आउटसाइडर को इसको एंट्री नहीं दी जाती। ओनली अपनी कम्युनिटी के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। एक तरह से आप शादी वगैरह भी समझ सकते हो कि ना भाई हम तो उसी में रखेंगे, आउटसाइडर को आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हो। लेकिन मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम वगैरह फेस वगैरह करनी होती है उसी तरह से इस कम्युनिटी के अंदर है कि अपने ही लोग हैं तो अपने पूरा समर्थन है, लेकिन जब कोई आउटसाइडर होता है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है। ओके। हमें हमेशा देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज़ हमारे लिए हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट है। आगे देखते हैं। तथा ये जातीय समूह के हितों की हिमायत, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। ठीक है। जहाँ तक पार्टी के आंतरिक ढांचे का सवाल है, चंद्रा मानती है कि जो पार्टी केंद्रीकृत नियमों का पालन करती है, यानी कि जो पहले से स्ट्रक्चराइज, यानी कि पहले से नियमों को बना रखा है, वह नए जातीय समूह को शामिल करने में दिक्कत महसूस करेगी। ऑब्वियसली बात है, जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए वो समय के अनुसार अगर बदलाव नहीं करेंगे तो अपनी पावर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही, प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। जैसे वो कम्युनिटी का था, वो मैरिज का था, समय जैसे जैसे बदल रहा है, मेंटेलिटी को देखना ज़रूरी है, अपनी ज़रूरतों को देखना बहुत ज़रूरी है, मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है, तर्क के आधार पर बात करना ज़रूरी है। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें समय के अनुसार हम सब सुधार करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वगैरह ये सब फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वही सारी बातें इसमें हैं। ठीक है। इन नियमों से दूर हैं वह उन्हें शामिल करने में समर्थक होती हैं। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगली लाइन में, जो पार्टी समय के अनुसार बदलाव करती है वो अपना आगे चल के ग्रोथ करती है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ऐसी पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उन जाति समूह को किस तरह से अपने साथ रखती है और उच्च पदों पर किस तरह से संयोजक रखती है। कहने का मतलब यह है, अगली लाइन में ये बताया गया है कि जो पार्टी है, एक तो जिसके आधार पर उसका गठन हुआ है उसमें तो पार्टी निर्माण हो गया, लेकिन उसे टीम में बने रहने के लिए, यानी कि अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो नए लोग हैं उसको उनके साथ किस तरीका वो रिलेशन बनाती है वो तय करता है आगे चलने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। अगर वो अपनी ही कम्युनिटी में रहेंगे तो उनका एक दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा। अगर वो नए लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, नए रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है। जैसे फॉरेन रिलेशन है, अगर हम अपने अपने में रहेंगे तो अपने में ही सिमट जाएंगे। हमें एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है, जितना हम एक्सपोर्टर बनेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना इंडिया की ग्रोथ होगी, उतना अच्छा रिलेशन हमारा होगा। समझ रहे हो। आई होप आपको सारी बात समझ आ रही होगी। और उसी तरीके से इस टॉपिक के अंदर भी बोला गया है कि उत्तर पूर्वी के जो हैं वहाँ पे पहले से जो लोग रहते हैं वो अपना इलेक्शन वगैरह करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग उस क्षेत्र में किसी कारण आए, कोई कमाने के लिए आया या कोई आर्थिक स्थिति की वजह से उसे पलायन करके उस इलाके में रहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर नए निर्जातीय समूह का उत्पन्न हो गया। एक वो जो ऑलरेडी बहुत टाइम से रहता आ रहा है, और एक वो जो अभी नया नया बनाया है, नए नए लोग आए, उनका भी एक कुछ छोटी संख्या में ही बोलो, लेकिन वो वहाँ पे निर्जातीय समूह की कम्युनिटी बन गई है, जिसका फ़ायदा जो अन्य पार्टी या इलेक्शन वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करती हैं, या फिर
जिसकी वजह से आपको पता है वोट का नुकसान भी होता है। आई होप आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, उत्तर पूर्वी भारत के इस क्षेत्र में बताया गया है, जो पहले से वहाँ लोग हैं, वहाँ का ही जो लोग पसंद करते हैं कि हमारे ही इलाके का कोई व्यक्ति ऐसा लीडर बने, नेता वगैरह बने, ठीक है ना। लेकिन जो उस इलाके में किसी कमाई के लिए आए हैं या किसी अन्य कारण से वहाँ पर आ गए हैं, रहने लग गए हैं, बस गए हैं, तो ऐसे लोगों का नया समूह बन गया है, जो पुराने लोग उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा अन्य पार्टियां उठाती हैं। कोई अन्य नए दल खड़े हो जाते हैं कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, फलाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको सारी बात यहाँ की समझ आई होगी। ओके, यानी कि यहाँ पे जो बंदे अगर आपस में रिलेशन बनाएंगे, यानी कि जो ओल्ड टाइम से रह रहे हैं और जो नए अच्छे से रिलेशन बनाएंगे, तो पावर बढ़ेगी, ठीक है, पावर बढ़ेगी। अगर रिलेशन नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी टकराव रखेंगे, टकराव रखने से होगा क्या, जिस दिन समय बदलेगा उस दिन उसका पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। भले जो ओल्ड लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर रिलेशन बनाने की कोशिश करेगी कि जो लोग आउटसाइडर हैं उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाए, ताकि वो भी सहूलियत से वगैरह वगैरह रह सकें, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सारी बात समझ आई होगी। ओके, ना भी समझ आई कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक इम्पोर्टेंट है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धर्म हो गया, ये सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाएगी, टेंशन।